अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ नज़र आएगा, इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को यहाँ तक रीड करेंगे, जिससे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाएगा डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले तो आपके पास ये पैराग्राफ है, इसको रीड करते हैं। आवर प्लानट इज़ होम टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट्स टू टावरिंग ट्रीज़। कि जो हमारा प्लानट है यानी ज़मीन, ये घर है बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पर आपको टाइनी इंसेक्ट्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके टावरिंग ट्रीज़, बहुत लंबे लंबे जो दरख्त हैं वहाँ तक आपको हर तरह की जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की ये मिलेगी। दिस वैरायटी इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी दुनिया को बैलेंस करने के लिए प्लस ये हमारी हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अस विद फूड, मेडिसन एंड क्लीन एयर। ये हमें खुराक मुहैया करता है, हम बायोडाइवर्सिटी के थ्रू मेडिसन भी लेते हैं, और जो क्लीन एयर है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है वो हम हासिल करते हैं। In this chapter, we will explore the variety of organisms and the method of classifying them into groups. और इस चैप्टर के अंदर हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट ग्रुप्स को पढ़ेंगे, किंगडम्स को पढ़ेंगे, और उनको ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कैसे करना है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी। इसकी डेफिनेशन है स्टार्ट में कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये इसकी डेफिनेशन है कि बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर, एक ख़ास एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी पाई जाती है, जो तादाद है, उसके बारे में। जो सारे के सारे कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म की टाइप्स जो हैं वो हैं जी क्या मिलकर बनाती हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? वहाँ पर मौजूद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके, एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और हर एक जो किस्म है, जो टाइप है, उसके अंदर कितनी वेरिएशन है वो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ हैं या किस कदर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि बायोलॉजिस्ट ने अब तक दुनिया में कितने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। वो हैं जी 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, जिसमें से 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। However, they estimate that the total kinds of organisms on earth is much greater। जबकि उनका ये मानना है कि इससे भी ज़्यादा तादाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। द बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। किसी भी एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इन फैक्टर्स के ऊपर। 3 फैक्टर्स जो हैं, क्लाइमेट, वहाँ की आबो हवा कैसी है, एल्टीट्यूड, वहाँ की जो इलाका मैदानी है या ऊंचाई है समंदर से, उसका कितना लेवल है, वो एल्टीट्यूड उस पर डिपेंड करता है, एंड सॉइल टाइप, और वहाँ की ज़मीन कैसी है, ज़मीन ज़रखेज़ है, बंजर है, वहाँ पर क्या चीज़ पाई जा रही है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी दैन पोलर रीजन्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ऐसे इलाके जो आप कह लें कि मैदानी हैं, या फिर वहाँ पर डिफरेंट वेदर हैं, मौसम आते हैं, जिस तरह पंजाब के लोअर एरियाज़ में या अपर एरियाज़ में आपको 4 मौसम पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, जिसमें गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां वगैरह जो है, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज़म की जो टाइप है, वैरायटी है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जबकि जो पोलर रीजन्स है, जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर ऑर्गेनिज़म की तादाद बहुत कम होती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती बर्फ़बारी की वजह से, मौसम के ज़्यादा शदीद होने की वजह से। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में बच्चों ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, जबकि पोलर रीजन्स में बहुत कम होती है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमन एंड द प्लानट के लिए, और ख़ास तौर पर इंसानों के लिए बायोडाइवर्सिटी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो किस तरह इससे स्टेबल होता है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स।
इट प्लेज़ इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। कुदरत में होने वाले ऑटोमेटिक कुछ साइकिल्स होते हैं जिनकी बेस पे जो नेचर है अपने आप को मेंटेन किए हुए है। उनमें कुछ साइकिल्स हैं जिनमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और एक और साइकिल फास्फोरस साइकिल भी होता है। ये अब आगे चल के ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ साइकिल्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन का हम यूज़ भी कर लेते हैं, दोबारा वो एनवायरनमेंट के अंदर ज़मीन में चले जाती है, उसके बाद दोबारा रिसाइकिल होकर फिर से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इनके बार बार यूज़ करने से जो इन्वायरमेंट है वो रेगुलेट होता रहता है, एक इकोसिस्टम स्टेबल होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है क्लाइमेट रेगुलेशन, कि हमारी जो आबो हवा है वो किस तरह रेगुलेट हो रही है और हमें उससे कैसे फ़ायदा मिल रहा है। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, एल्गी भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद इन्वायरमेंट के अंदर वो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, तो इस तरह हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस्ड। इससे जो हमारी आबो हवा है वो बैलेंस्ड रहती है, और ये किसके थ्रू हो रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हो रहा है। उसके बाद बात हम करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि जो कुदरती वसाइल हैं उनके बारे में, कि बायोडाइवर्सिटी से हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वास्ट अरे ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ही ज़्यादा इनकी तादाद है, लिस्ट है उन चीज़ों की जो हमें नेचुरली कुदरती तौर पे मिलते हैं। फ्रॉम फूड एंड मेडिसन टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल। खाना, हमें मेडिसन भी बायोडाइवर्सिटी के थ्रू मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल्स भी वहाँ से मिलते हैं, प्लस फ्यूल भी मिलता है। आपको पता है कि फ्यूल बनने का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कि हज़ारों लाखों साल पहले जो ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स एक ख़ास प्रेशर में आके जब दब जाते हैं, तो वहाँ वो एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल ये हम बनाते हैं, बहुत सारे लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, तो जो दरख्त हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं, वहाँ से हम बिल्डिंग मटेरियल को हासिल करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि हमें मुआशी तौर पर बायोडाइवर्सिटी से कैसे फ़ायदा मिलता है। वो ऐसे कि हमारी मुख्तलिफ़ तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके अंदर एग्रीकल्चर, टूरिज़म एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। एग्रीकल्चर, जहाँ से हम अपनी फसलें उगाते हैं, ये वीट हो गई, राइस वगैरह, यहाँ ये पूरी की पूरी एक जो इंडस्ट्री है वो रेगुलेट होती है। टूरिज़म, हमारे जो सैर सियाहत जो है वो जब पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपने एक जंगल का नाम सुना होगा, छांगा मांगा का जंगल, जो कुदरती तौर पर उगाया गया है। तो वहाँ पर जब आप सैर तफरीह के लिए जाते हैं या ज़ू में जाते हैं या किसी भी ऐसी खूबसूरत या कुदरती जगह पर जहाँ पर आपको जाके ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हों आप, तो वहाँ पर टूरिज़म के लिए आपको एक टिकट पैसे पे करना होते हैं। तो इस तरह आप पैसे पे करते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से लोग आते हैं या फिर पाकिस्तान से लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं सैर तफरीह के लिए, तो इस तरह उनको माशी तौर पर भी उनकी जो है उनको फ़ायदा होता है। तो ये जी हमारा यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम उससे अगले लेक्चर में हम क्लासिफ़िकेशन, उसकी एम्स एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगला भी हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और ये वाला भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।